Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 19 April 2023. Let's begin today's MCQ session for upcoming NORCET exam. Our first question is function of Kupffer cells is नीचे बताए ऑप्शंस में से कूफर सेल के क्या फंक्शंस होते हैं ये आपको बताना है। फैगोसाइटिक, सिक्रेटरी, पिनोसाइटिक, एक्सक्रीटरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फैगोसाइटिक फंक्शन। कूफर सेल्स जो हैं हमारे लीवर के अंदर पाई जाती हैं। कूफर सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? हमारे लीवर के अंदर पाई जाती हैं और इन सेल्स का फैगोसाइटिक एक्शन होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमें हार्म पहुंचा सकती हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके एनगल्फ करके डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो सिंपली कहें, कूफर सेल्स लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने वाली सेल्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करके डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर किसी मेडिसिन के आगे यदि SOS लिखा हो तो इसका क्या मीनिंग होता है? 4 times a day, at night, once a day, if necessary। द राइट आंसर इज इफ नेसेसरी, यानी ऐसी कोई भी मेडिसिन जो कि क्लाइंट को आवश्यकता होने पर दी जाने वाली हो उसके आगे आप SOS लिख सकते हैं, लिखा हुआ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एटिनोलॉल टू अ क्लाइंट। द नर्स शुड चेक विच प्रायोरिटी आइटम बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन। किसी क्लाइंट में आप एटिनोलॉल ड्रग एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं। इस ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले इनमें से किस चीज़ का असेसमेंट जरूरी है? पोटेशियम लेवल का, ब्लड प्रेशर का, टेम्परेचर का या ब्लड ग्लूकोज लेवल का? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्लड प्रेशर का। यहाँ पर जो एटिनोलॉल ड्रग बताई गई है ये बेसिकली एक बीटा ब्लॉकर कैटेगरी की ड्रग है। इट इज़ अ ब्लैक बीटा ब्लॉकर ड्रग और इन ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि इनके पीछे आपको LOL लोल लगा मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल आदि। और ये मेडिसिन बेसिकली आपको ब्लड प्रेशर कम करने हेतु इस्तेमाल में ली जाती है। किसी भी क्लाइंट में यदि ब्लड प्रेशर को कम करना है तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर ग्रुप की मेडिसिन को दे सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एटिनोलॉल इसका एग्जाम्पल है। और जब आप किसी क्लाइंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हैं, बीपी कम करने की दवा दे रहे हैं, तो इस दवा से कहीं ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, इसलिए आप लगातार बीपी को बीच बीच में चेक भी करते रहते हैं और यही चीज आपसे पूछी जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ टर्म न्यूबॉर्न। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड प्रीडिस्पोज द न्यूबॉर्न टू द अकरेंस ऑफ जॉन्डिस। इनमें से कौन सा कंडीशन होने पर बच्चे में जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाती है? ऑप्शंस आर प्रेजेंस ऑफ सिफेलोहेमेटोमा, ऑप्शन बी negative direct Coombs test result, option C birth weight of 8 pounds 6 ounce, option D infant blood group type O negative। The right answer is option A, presence of cephalohematoma। आइए जान लेते हैं कि सिफेलोहेमेटोमा क्या होता है। जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है, बच्चा वेजाइनल कैनाल में नीचे की तरफ डिसेंड डाउन होता है,
तब यूट्रस का लगातार कॉन्ट्रैक्शन बच्चे के स्कैल्प वाले एरिया पर भी दबाव डालता है, यानी बच्चे के सर पर यूट्रस द्वारा लगातार दबाव डाला जा रहा होता है और इस दबाव के कारण जो हेड पार्ट की कुछ हल्की छोटी ब्लड वेसल्स हैं, वो रप्चर हो जाती हैं और रप्चर के बाद स्कैल्प के नीचे ब्लीडिंग हो जाती है और इस ब्लीडिंग के कारण सिर पर बच्चे के एक उभरा हुआ भाग बन जाता है। इसी उभरे हुए भाग को सिफेलोहीमेटोमा के नाम से जानते हैं। न्यूबॉर्न बेबीज में जन्म के बाद सिर के ऊपर अगर ब्लड की प्रेजेंस के कारण एक उभरा हुआ फूला हुआ भाग दिखाई देता है, तो हम उसे सिफेलोहीमेटोमा का नाम देते हैं और ये डिलीवरी के दौरान यूट्रस के लगातार प्रेशर के कारण वहाँ की ब्लड वेसल्स के रप्चर होने के कारण हुई ब्लीडिंग के एक्यूमुलेशन के कारण होता है। अब बात करते हैं जॉन्डिस की। जॉन्डिस हमारी अगर बॉडी में रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज बहुत ज़्यादा तेजी से टूटती हैं, तो उनके टूटने के कारण हमारी बॉडी में बिलिरुबिन का लेवल नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसे जॉन्डिस कहा जाता है। अब बच्चे के अंदर सिफेलोहेमेटोमा कंडीशन मौजूद थी और स्कैल्प एरिया के पास में वहाँ ब्लड का एक्यूमुलेशन था। अब ये ब्लड जो कि खराब हो चुका है, इसमें आरबीसीज डेड हो रही हैं। ये ब्लड धीरे-धीरे यहाँ से सर्कुलेशन में पहुँचेगा और आरबीसी स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय होंगी, जिससे ज़्यादा बिलिरुबिन बनेगा और बिलिरुबिन के लेवल में बढ़ोतरी होने की वजह से हमने ये कहा कि सिफेलोहीमेटोमा होने की वजह से बच्चे में जॉन्डिस होने की संभावना बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following vitamins is also known as कोबालामिन? इनमें से किस विटामिन को कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन बी 11 को, बी 12 को, बी 2 को या बी 6 को? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विटामिन बी 12 को। विटामिन बी 12 को हम साइनोकोबालामाइन या कोबालामाइन के नाम से जानते हैं। प्रीवियस एग्जाम में विटामिन के स्पेसिफिक साइंटिफिक नाम्स को पूछा गया है। आइए वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं कौन से स्पेसिफिक विटामिन को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। विटामिन बी और सी जो हैं, ये दो ही प्रकार के ऐसे विटामिन हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वाटर सॉल्यूबल विटामिन कौन-कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी में टोटल 8 टाइप के विटामिन आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विटामिन बी 1 की, जिसे हम थायमिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 2 को हम राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 3 को हम नियासिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 5 को हम पैंटोथेनिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 6 को हम पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 7 को हम बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन बी 12 को हम कोबालामाइन कहते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा भी गया था। और फाइनली आता है विटामिन सी, जिसे हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो अपने रिवीजन के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैट सॉल्यूबल विटामिन की। फैट सॉल्यूबल विटामिन। फैट सॉल्यूबल विटामिन जो होते हैं 4 टाइप के होते हैं, ए, डी, ई और के। विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन डी को हम कैल्सीफिरॉल के नाम से जानते हैं। विटामिन ई को हम टोकोफिरॉल के नाम से जानते हैं और विटामिन के को हम फाइटोनेडियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी? हमारे शरीर की लार्जेस्ट वेन कौन सी है? सेरिब्रल वेन, इंफीरियर वेना कावा, फीमोरल वेन या फिर सुपीरियर वेना कावा?
द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंफीरियर वेना कावा। हमारे शरीर की सबसे बड़ी वेन है इंफीरियर वेना कावा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर की लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है, यानी सबसे लंबी वेन कौन सी है, तो आप बताएंगे ग्रेट सिफेनियस वेन। ग्रेट सिफेनियस वेन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। प्रीवियस एग्जाम में ये बेसिक चीजें कई बार पूछी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client with a central venous catheter who is receiving total parenteral nutrition suddenly experiences signs and symptoms associated with air embolism. The nurse should implement which intervention to minimize the client's risk for injury except? किसी क्लाइंट को आप सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी दे रहे थे। अचानक इस क्लाइंट में एयर एम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है और इस सिचुएशन में इंजरी कम से कम हो, इसके लिए इन चारों में से कौन सा स्टेप यूजफुल नहीं होगा? क्वेश्चन में एक्सेप्ट लगा है, इस चीज को समझकर आंसर दीजिएगा। एयर एम्बोलिज्म के कारण होने वाले लॉस को कम करने के लिए सबसे उपयोगी ऑप्शन कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, नोटिफाइज द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यू द टीपीएन थेरेपी, ऑप्शन सी चेक द लाइन फॉर एयर, ऑप्शन डी क्लैंप द कैथेटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर कैथेटर को डिसकंटिन्यू करने का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि आपको अगर ऐसा लगता है कि क्लाइंट में एयर एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन डेवलप हो चुकी है, तो आप तुरंत उसे ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दें, लेफ्ट ट्रेंडलबर्ग पोजीशन दें, ताकि क्लाइंट में जो एम्बोलस है वो राइट एट्रियम में ही रुक जाए। उसके बाद आप कैथेटर को क्लैंप करें और तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देने पर क्लाइंट के जो फीट हैं, क्लाइंट के जो पैर हैं, वो हेड की तुलना में थोड़े से ऊपर रहते हैं 20 से 30 डिग्री, जबकि हेड जो है नीचे की साइड रहता है। और इस पोजीशन में लाते ही क्लाइंट में वीनस रिटर्न बढ़ जाता है, वाइटल ऑर्गन्स तक सप्लाई बढ़ जाती है और करवट दिलाने से, लेटरल पोजीशन दिलाने से जो एयर है वो राइट एट्रियम में ही ट्रैप, एम्बोलिज्म जो है वो राइट एट्रियम में ही रुक जाएगा। ये चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद आपको कैथेटर क्लैंप करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client has been diagnosed with left tension pneumothorax, which finding observed by the nurse indicates that the pneumothorax is rapidly worsening, except, इस वर्ड को गौर करते हुए आपको अपना आंसर दीजिएगा। आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसमें लेफ्ट टेंशन न्यूमोथोरैक्स की कंडीशन है और इस पेशेंट में जब आप असेसमेंट करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको इनमें से कौन सी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ये चीज़ आपको बतानी है। न्यूमोथोरैक्स कंडीशन के होने पर इनमें से कौन सी फाइंडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी? चेस्ट पेन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज्ड साइनोसिस। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो न्यूमोथोरैक्स कंडीशन होती है वो होती क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी ट्रैकिया है, ये आपका ब्रोंकस है और ये आपका लंग्स है। इस लंग्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है
इस लंग्स के ऊपर एक लेयर पाई जाती है और इस लेयर और लंग्स के बीच के स्पेस को हम प्लूरल कैविटी के नाम से जानते हैं। ये स्पेस जो आप देख रहे हैं, इसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। अब किसी पेशेंट के अंदर किसी वजह से इस प्लूरल कैविटी के अंदर बहुत ज़्यादा एयर एक्यूमुलेट हो जाए, तो ये कंडीशन न्यूमोथोरैक्स कहलाती है। इसे अगले डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। ये आपकी ट्रैकिया, ये ब्रोंकस, और अब ये जो लंग्स का साइज़ है वो छोटा हो चुका है, लेकिन जो प्लूरल लेयर हैं वो अभी उतनी की उतनी ही हैं और इस जगह पर एबनॉर्मली एयर का एक्यूमुलेशन हो चुका है। तो ये कंडीशन जो है, ये आपका न्यूमोथोरैक्स कहलाती है। इट इज़ कॉल्ड न्यूमोथोरैक्स। एक बार फिर से सिंपल शब्दों में इसे समझिएगा। अगर किसी क्लाइंट के लंग्स से बाहर लेकिन प्लूरल कैविटी के अंदर हमारे लंग्स और चेस्ट वॉल के बीच में एक और लेयर पाई जाती है जिसे हम प्लूरल लेयर के नाम से जानते हैं, और लंग्स और प्लूरल लेयर के बीच के स्पेस को प्लूरल कैविटी कहा जाता है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो लंग्स और प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में यदि हवा भर जाए, एयर का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाए, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो पिचक जाएं, यानी लंग्स कोलैप्स हो जाएं, इनका आकार बिल्कुल दब जाए, छोटा हो जाए, और ये कंडीशन न्यूमोथोरैक्स कहलाती है। हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर हवा भरने के कारण लंग्स का कोलैप्स हो जाना, साइज में छोटा हो जाना, पिचक जाना न्यूमोथोरैक्स कंडीशन कहलाती है। और इस कंडीशन के होने पर आपको इनमें से कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी, यह आपको बताना था। यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेडिकार्डिया। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर न्यूमोथोरैक्स जैसी कंडीशन होती है, तो उसे एयर के प्रेशर के कारण चेस्ट पेन होता है। उसकी पेन के कारण टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन होने लगती है, और इसका एक और रीज़न ये भी है कि बॉडी के अंदर अब ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो एक लंग्स है वो कोलैप्स हो चुका है, वहाँ से गैसेस एक्सचेंज ना होने के कारण प्रॉपर ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है, और ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में ना पहुँचने के कारण फ्लूइड डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि बॉडी में साइनोसिस जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है। तो याद रखिएगा, ये कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द टंग सेंसेस स्वीटनेस। हमारी टंग का कौन सा पार्ट स्वीट टेस्ट के लिए बना है? एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट, या फिर मिड पार्ट? जीभ के किस भाग से हमें मीठे स्वाद का अनुभव होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। यहाँ पर ग्रीन कलर से हमने टंग को ड्रॉ किया है। इस टंग का ये जो आगे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, टिप वाला पोर्शन है, इस जगह पर स्वीट टेस्ट फील होता है। हमारी टंग के एंटीरियर पोर्शन से स्वीट टेस्ट का अनुभव होता है। अब टंग के पोस्टीरियर पार्ट की बात की जाए, यानी पीछे वाले हिस्से की बात की जाए, तो इस जगह से हमें बिटर टेस्ट का अनुभव होता है। बीच में जो पार्ट बचा है लेटरल साइड के अंदर, साल्टी और सोर, नमकीन और खट्टे स्वाद का अनुभव साइड से होता है। स्वीट, साल्टी, सॉर, बिटर। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्पायरोनोलैक्टोन। स्पायरोनोलैक्टोन को हम पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक के नाम से जानते हैं। डायूरेटिक वह मेडिसिन्स हैं जो कि हमारी बॉडी में यूरिन आउटपुट को बढ़ाने के लिए दी जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम आयन की। हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल 8.5 से 11 mg पर डीएल के बीच में होना चाहिए।
या फिर आप इसे 4 टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कह सकते हैं। कई बुक्स में ये रेंज आपको 8.5 से 10.5 के बीच मिल सकती है। ये वैल्यू बुक टू बुक वेरी कर सकती है, इसका कोई एक स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है। तो जैसा आपको एग्जाम में ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड मेजर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैशन के रूप में इसे जाना जाता है। हमारी सेल्स के बाहर जो फ्लूइड पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो कैशन है वो सोडियम पाया जाता है, जबकि सेकंड नंबर पर बात की जाए तो ये कैशन है कैल्शियम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारी बॉडी में इसके अमाउंट को रेगुलेट पैराथायरॉइड हार्मोन के द्वारा किया जाता है। पैराथायरॉइड हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड के पोल पर मौजूद पैराथायरॉइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। बेसिकली इसके रेगुलेशन में दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स काम करते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट एक्शन करते हैं। जब हमारे शरीर के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है, यानी 11 mg/dl से ज़्यादा होने लगती है, तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करने के लिए कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है। ये हार्मोन ब्लड में मौजूद एक्स्ट्रा कैल्शियम की मात्रा को बोन्स को दे देता है, बोन इसे अपने अंदर स्टोर करके रख लेती है। इस प्रकार से ब्लड में कैल्शियम की मात्रा रेगुलेट हो जाती है। अब इसके ऑपोजिट सीन की बात की जाए तो जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, हाइपोकैल्सीमिया होने लगता है, 8.5 से कम ब्लड कैल्शियम होने लगता है, तो इस सिचुएशन में पैराथायरॉइड ग्लैंड के द्वारा पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन किया जाता है। ये हार्मोन हमारी बोन में मौजूद कैल्शियम को वहां से निकाल कर ब्लड को दे देता है और ब्लड के अंदर इसकी मात्रा रेगुलेट हो जाती है। फंक्शंस की बात करें तो impulse transmission in skeletal muscles, stimulation and depolarization of cardiac muscle, ये हमारे हार्ट की जो कार्डियक मसल्स हैं उन्हें डीपोलराइज करवाता है ताकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस सही चल सके। और दूसरी बात ये है कि स्केलेटल मसल्स के अंदर जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो कैल्शियम आयन के द्वारा करवाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन के बारे में, जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया कि बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर ये थायराइड द्वारा सिक्रीट होता है, थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होता है और कैल्शियम की मात्रा को कम कर देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एंटीडोट मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में। अगर किसी क्लाइंट को प्री एक्लेम्पसिया जैसी कंडीशन है और उसके ट्रीटमेंट के लिए आप MgSO4 या मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग दे रहे हैं और अचानक से इस ड्रग की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाती है, तो इसे मैनेज करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट नाम के सब्सटेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट यानी MgSO4 की टॉक्सिसिटी होने पर एंटीडोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का हमारी बॉडी में नॉर्मल लेवल 1.6 से 2.6 mg/dl के बीच में होता है। इसे हम फॉरगॉटन इलेक्ट्रोलाइट के नाम से भी जानते हैं। इसकी बॉडी में मात्रा को किडनीज के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। मैग्नीशियम के फंक्शन है नर्व ट्रांसमिशन और हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपकी कुछ चहीती किताबों से लिया गया है। इन किताबों से अक्सर एम्स नॉरसेट जैसे एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चंस को पिक किया जाता है। मैं यहाँ पर इस बुक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड बुक है ये। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इसकी लेंथ को देखकर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीज़ आपसे पूछी जा रही है। द क्वेश्चन इज, a client is admitted to emergency department, complain of severe chest pain. Client is extremely restless, frightened, dyspneic. Immediate admission prescription include oxygen by nasal cannula, 4 liters per minute, troponin, creatinine phosphokinase, and isoenzymes blood level. A chest X-ray and 12-lead electrocardiogram. Which action should the nurse take first? आपके पास इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एक पेशेंट आया जिसे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो रहा था। ये पेशेंट बहुत ज़्यादा बेचैन था, घबराया हुआ था और इसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी।
डॉक्टर द्वारा इस पेशेंट को चेक करने के बाद इसे ऑक्सीजन नेजल कैन्युला के साथ 4 लीटर पर मिनट की रेट से लगाने का ऑर्डर दिया गया। साथ ही साथ इसमें ट्रोपोनिन, क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज और आइसो एंजाइम्स के ब्लड लेवल का टेस्ट करने, चेस्ट एक्सरे करवाने और 12 लीड ईसीजी करवाने का ऑर्डर दिया गया। इन सभी सिचुएशंस के और इस सिचुएशन में इन सब चीज़ों को करने के ऑर्डर मिलने के बाद एज अ नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। ऑप्शन ए, ड्रॉ द ब्लड स्पेसिमेन, सबसे पहले हम ब्लड स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे, ईसीजी करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे या फिर एक्सरे करवाएंगे। पेशेंट को चेस्ट पेन है, घबराया हुआ है, सांस लेने में तकलीफ है, बेचैन है, डॉक्टर ने इसको देखकर कहा ऑक्सीजन लगा दो, ब्लड सैंपल ले लो, चेस्ट एक्सरे कर लो, ईसीजी कर लो। तो इन चारों में से सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ चारों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन सबसे पहले इस इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? यस, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इस पेशेंट को हम सबसे पहले ऑक्सीजन लगाएंगे, क्योंकि अगर पेशेंट की सांसें चलती रहेंगी, उसका रेस्पिरेशन पेटेंट रहेगा, तो हम इसमें होने वाली किसी भी कंडीशन को ट्रैकल कर सकते हैं। अगर आपने इस क्लाइंट में तुरंत ऑक्सीजन नहीं लगाई, तो क्लाइंट में मायोकार्डियल सेल्स और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी, हार्ट बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा और फिर हम क्लाइंट को वापस से रिवाइव नहीं कर पाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है हमें सबसे पहले इस क्लाइंट को ऑक्सीजन देना है। दिस इज द प्रायोरिटी एक्शन दैट कैन बी डन बाय यू एज अ नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटेन ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन, हाइड्रोक्लेव, ऑटोक्लेव फॉर द पीरियड ऑफ। हॉस्पिटल में इंसिनरेशन, ऑटोक्लेविंग, हाइड्रोक्लेविंग आदि के रिकॉर्ड्स को कितने समय तक मेंटेन करके रखा जाता है, कितने समय तक संभाल कर रखा जाता है? 5 इयर्स तक, 3 इयर्स तक, 2 इयर्स तक, 10 इयर्स तक? सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 इयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया इज। भारत में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण किसे माना जाता है? कैटरैक्ट को, ग्लूकोमा को, ट्रैकोमा को या विटामिन ए की कमी को? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कैटरैक्ट। अगर आपसे एग्जामिनर सिर्फ ये पूछता है कि भारत में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो यहाँ पर वो अडल्ट के बारे में बात कर रहा है और अडल्ट में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कैटरैक्ट डिजीज का होना है। यानी कि अडल्ट पर्सन में कैटरैक्ट हो जाता है, जिसके कारण उनके आंखों की रोशनी चली जाती है, वो देख नहीं पाते, ब्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि बच्चों में चाइल्ड के केस के अंदर विटामिन ए की कमी, चाइल्ड के केस में ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा कारण कौन सा है, तो आप बताएंगे विटामिन ए की कमी। बच्चों में विटामिन ए की कमी बहुत ज़्यादा होती है, इससे उनमें ब्लाइंडनेस हो सकती है। ये कारण याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज client experiencing emphyema is to have a bedside thoracentesis performed. The nurse plan to have which equipment available in the event that the procedure is not effective. किसी पेशेंट को एम्फाइमा कंडीशन थी और आपने इसे ट्रीट करने हेतु थोरासेंटेसिस प्रोसीजर किया, लेकिन अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं होता है, तो इनमें से किस चीज को आप बेड साइड पर तैयार रखेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए? ऑप्शन ए, कोड कार्ड, ऑप्शन बी, अ स्मॉल बोर नीडल, ऑप्शन सी, चेस्ट ट्यूब एंड ड्रेनेज सिस्टम,
ऑप्शन डी एक्स्ट्रा लार्ज ड्रेनेज बॉटल। एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं कि एम्फाइमा कंडीशन क्या होती है। जैसे कि मान लीजिए ये आपके लंग्स हैं या किसी पेशेंट के लंग्स हैं और इन लंग्स के चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है, जिसे आप प्लूरल लेयर कह सकते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर इस प्लूरल लेयर के बीच में प्लूरल कैविटी के अंदर मान लीजिए पस भर गया। ये क्लाइंट के लंग्स हैं और ये इसकी कवरिंग है। यहाँ इनके जो बीच का स्पेस है इसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं और मान लीजिए इस प्लूरल कैविटी के अंदर खूब सारा पस इकट्ठा हो गया, पस भर गया। दिस इज पस। मवाद पड़ गई है, रस्सी पड़ गई है लंग्स के अंदर। अब आपने क्या कोशिश की कि इस लंग्स के अंदर इस जगह पर निडल इंसर्ट की और सोचा कि मैं इससे निडल इंसर्ट करके सारा पस इस इंजेक्शन में भरकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा और क्लाइंट की ये कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो क्लाइंट के लंग्स की प्लूरल कैविटी में पस का भरना तो है एम्फाइमा और इसे निडिल द्वारा यहाँ से खींचकर बाहर निकाल देना कहलाता है थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। और जब क्लाइंट में इस प्रोसीजर को करने के बाद भी पस यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, मान लीजिए पस बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, थिक है और इंजेक्शन से नहीं निकल पा रहा है, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हमें फिर चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम में हम क्या करेंगे, एक बड़ा ट्यूब जो है उसे हम क्लाइंट के लंग्स की प्लूरल कैविटी से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा दिया जाएगा, जिसके कारण नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा और ये पस फिर धीरे धीरे यहाँ से निकल कर बाहर की तरफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you mean by antepartum hemorrhage? एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है? ऑप्शन ए वेजाइनल ब्लीडिंग एनी टाइम आफ्टर 28 ऑफ प्रेगनेंसी 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ऑप्शन बी ब्लीडिंग आफ्टर 24 वीक्स। ऑप्शन सी 30 वीक्स। ऑप्शन डी 40 वीक्स। कितने सप्ताह के गेस्टेशनल पीरियड के बाद हुई ब्लीडिंग एंटीपार्टम हेमरेज कहलाती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 28 वीक्स की प्रेगनेंसी से बाद 28 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद से लेकर बच्चे की बर्थ होने तक होने वाली वेजाइनल ब्लीडिंग को हम एंटीपार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कॉज यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटल एब्रप्शन कंडीशंस होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में इसे पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? एटम को, वाटर को, सेल को या केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सेल को हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा सेल बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन adult client has undergone a lumbar puncture to obtain cerebrospinal fluid for analysis. After reviewing the result of the analysis, the nurse recognized that CSF is normal when which element is negative. आपने किसी क्लाइंट में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का असेसमेंट करवाने के लिए लंबर पंक्चर प्रोसीजर करवाया। अब सीएसएफ में इनमें से किस चीज के नहीं मिलने पर आप ये मानेंगे कि बिल्कुल नॉर्मल फाइंडिंग है? आरबीसी,
ग्लूकोज, प्रोटीन या WBC? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, RBC। हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर RBC नहीं पाई जाती। CSF जो है कलरलेस होता है, क्रिस्टल क्लियर वाटर लाइक सब्सटेंस होता है, जिसमें RBCs नहीं पाई जाती। हमारे CSF के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है और ग्लूकोज का नॉर्मल अमाउंट 50 से 75 mg पर DL के बीच में होता है। अगर प्रोटीन की बात की जाए तो आप याद रख सकते हैं 15 टू 45 mg पर DL। ये सभी वैल्यूज प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं। CSF के अंदर नॉर्मल ग्लूकोज का लेवल होता है 50 से 75 mg पर DL, 50 टू 75 mg पर DL। और प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन होता है 15 से 45 mg पर DL, 15 टू 45 mg पर DL। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which action by the novice nurse indicate a need for further teaching? किसी जगह पर किसी न्यू नर्स ने ज्वाइन किया है जिसे अभी क्लिनिकल वर्क का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इस नर्स के द्वारा लिए गए कौन से एक्शन को देखकर आप उसे टीचिंग देंगे? ऑप्शन ए, द नर्स फेल टू वियर ग्लव्स टू रिमूव अ ड्रेसिंग। अगर किसी पेशेंट की ड्रेसिंग को रिमूव करते समय नर्स ग्लव्स पहनना भूल जाए तो? ऑप्शन बी, द नर्स अप्लाइज एन ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर टू ईयर लोब। अगर सैचुरेशन का मेजरमेंट इस नर्स के द्वारा ईयर लोब से किया जाए तो? ऑप्शन सी, द नर्स elevates the head of the bed to check blood pressure। बीपी चेक करते समय पेशेंट के बेड को हल्का सा ऊपर उठा दे। ऑप्शन डी, द नर्स प्लेस द एक्सट्रीमिटी इन अ डिपेंडेंट पोजीशन टू एक्वायर अ पेरिफेरल ब्लड सैंपल। इस नर्स के द्वारा पेशेंट के एक्सट्रीमिटी को डिपेंडेंट पोजीशन में प्लेस कर दिया जाए और उसके बाद में ब्लड सैंपल लिया जाए। डिपेंडेंट पोजीशन का मतलब होता है किसी भी एक्सट्रीमिटी को यानी हाथ या पैर को फ्रीली लटका देना, हैंग करना फ्रीली, ताकि जो ब्लड सप्लाई है नीचे की तरफ पेरिफेरी पार्ट में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर किसी न्यूली नर्स के द्वारा ड्रेसिंग को रिमूव करने से पहले ग्लव्स नहीं पहने जाते हैं तो ये रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये देखकर हमें तुरंत उसे टीचिंग देना होगा कि क्रॉस इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए जब भी आप कंटेमिनेटेड ड्रेसिंग को रिमूव करें तो हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं ये सभी बिल्कुल सही हैं। अगर आप ईयर लोब में सैचुरेशन मॉनिटर लगाते हैं तो इससे सही रीडिंग आएगी, ये गलत प्रैक्टिस नहीं है। इसके अलावा बीपी चेक करते समय हम बेड के हेड पार्ट को एलिवेट कर सकते हैं और डिपेंडेंट पोजीशन में रखकर क्लाइंट की एक्सट्रीमिटी से सैंपल लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिल्क मेड by the body in the first day after birth has a certain name. What is called? बच्चे के जन्म के तुरंत बाद मदर के ब्रेस्ट से एक विशेष प्रकार का मिल्क निकलता है। हम इसे किस नाम से जानते हैं? लैक्टोज, एसिडोफिलस, कोलेस्ट्रम या फिर इनमें से कोई नहीं?
द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कोलेस्ट्रॉम। बच्चे की डिलीवरी के बाद पहले 3 दिन या पहले 72 घंटों में जो पीला गाढ़ा मिल्क निकलता है ब्रेस्ट से, उसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है। इसमें बच्चे की ग्रोथ के लिए इसेंशियल, बच्चे की इम्यूनिटी के लिए इसेंशियल सभी कंपोनेंट्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इस कोलेस्ट्रॉल मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन ए रिच मात्रा में पाया जाता है, जो कि बच्चों में इन्फेक्शन आदि के डेवलपमेंट को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a client experiencing trigeminal neuralgia asked the nurse for a snack and something to drink. Which is the best selection the nurse should provide to the client? एक ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से सफरिंग पेशेंट है। ये पेशेंट आपसे कुछ खाने के लिए और पीने के लिए कहता है। तो इस सिचुएशन में एज अ नर्स आप इस पेशेंट को इन चारों में से किस ऑप्शन को खाने और पीने के लिए सेलेक्ट करने देंगे? ऑप्शन ए, हॉट हर्बल टी विथ ग्राहम्स क्रैकर्स। हम इस क्लाइंट को हॉट हर्बल टी और ग्राम क्रैकर्स देंगे। ऑप्शन बी, वैनिला पुडिंग एंड ल्यूकवार्म मिल्क। ऑप्शन सी, हॉट कोकोआ विथ हनी एंड टोस्ट। ऑप्शन डी, आइस्ड कॉफी एंड पीनट बटर एंड क्रैकर्स। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया हमारी ट्राइजेमिनल नर्व के सेंसेशन से होने वाली सीवियर पेनफुल कंडीशन है, और ऐसा कहा जा सकता है कि शायद ये ह्यूमंस के अंदर सबसे ज़्यादा पेन क्रिएट करने वाली डिजीज कंडीशन है। यानी ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया कंडीशन से सफरिंग पेशेंट में इतना सीवियर पेन होता है कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मोस्ट सीवियर पेन यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्राइजेमिनल नर्व आपके फेस में पाई जाती है, और इस नर्व पे किसी भी प्रकार का हल्का सा सेंसेशन भी बहुत ज़्यादा पेन फील करवाता है। और ऐसे पेशेंट्स को जब भी वो कुछ खाने या पीने के लिए कहते हैं, तो हमें ऐसा कोई भी सब्सटेंस इन्हें देना चाहिए जो ना तो गर्म हो, ना ठंडा हो, और जिसे आसानी से च्यू किया जा सके, चबाया जा सके। अब इस बिहाफ पर अपने आंसर को सेलेक्ट कीजिएगा। ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा ठंडा, और बिल्कुल नरम। देखिएगा, अगर आपने इसे हॉट हर्बल टी दी, तो ये पेन को स्टिमुलेट करवा सकती है, पेन सेंसेशन कॉज कर सकती है। अगर आपने आइस्ड कॉफ़ी दे दी, तो ठंड के कारण भी पेन सेंसेशन हो सकता है। और अगर आपने इसे हॉट कोकोआ विद टोस्ट दिया, तो हार्डनेस ऑफ टोस्ट की वजह से क्लाइंट में पेन सेंसेशन हो सकता है। तो ये तीनों ही चीज़ें हम यहाँ नहीं दे सकते। इस ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया से सफरिंग पेशेंट को हम वनीला पुडिंग दे सकते हैं, और हल्का गर्म दूध दे सकते हैं, यानी ल्यूक वार्म मिल्क दे सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑस्टियोमलेशिया इज सीन यूजुअली इन। इनमें से किस में ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन देखने को मिलती है? बिलो 5 years of children, above 5 years of children, pregnancy and lactating mothers, 12 to 14 years of children. अगर अडल्ट्स के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाए, जिसके कारण बोन्स की रिलेटेड डिफॉर्मिटी हो, बोन्स कमज़ोर हो जाएं, तो इस कंडीशन को हम ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जानते हैं। और जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है या फिर लैक्टेशन पीरियड में होती है, यानी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है, उस समय बॉडी की कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और इस समय सबसे ज़्यादा ऑस्टियोमलेशिया कंडीशन डेवलप होने की संभावना रहती है। बच्चों में कैल्शियम की कमी के कारण बोन्स की डिफॉर्मिटीज का होना रिकेट्स नाम से जाना जाता है।
Next question is, the nurse reviews the client's most recent blood gas result that include pH of 7.35, sorry, 7.43, PCO2 31 mmHg and HCO3 21 milliequivalent per liter. Based on these results, the nurse determined that which acid-base imbalance is present. Important question for upcoming एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2023। आप किसी पेशेंट में आर्ट्रियल ब्लड गैस एनालिसिस रिपोर्ट देख रहे हैं। इस पेशेंट की रिपोर्ट के अंदर जो पीएच है वो 7.43 है, PCO2 जो है वो 31 mm ऑफ Hg है और बाइकार्बोनेट जो है वो 21 MEQ पर L है। इन तीन चीजों को देखकर आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी कंडीशन डेवलप हो चुकी है। एसिड बेस बैलेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे पूरा आप जरूर पढ़कर जाइएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछने की संभावना अक्सर रहती है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस कंडीशन। ऐसा क्यों हुआ है, आइए समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जो क्लाइंट की पीएच दी गई है वो 7.43 है। नॉर्मल जो पीएच होनी चाहिए वो 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो 7.43 है, जो 7.45 के बिल्कुल पास में है। इसका मतलब है कि क्लाइंट की बॉडी ने कंपनसेशन किया है, क्लाइंट की बॉडी ने कंपनसेशन किया है और क्लाइंट की पीएच 7.45 से ज़्यादा थी, यानी कि एल्केलोसिस कंडीशन थी। क्लाइंट की बॉडी में एल्केलोसिस कंडीशन डेवलप हुई थी क्योंकि जो बॉडी का पीएच है वो 7.45 से ज़्यादा हो गया था। फिर बॉडी ने कंपनसेशन किया, इस चीज़ को मैनेज करने की शुरुआत की और पीएच को जो कि 7.45 से ज़्यादा चला गया था उसे धीरे धीरे कर कर 7.43 तक लेकर आए, यानी कि नॉर्मल रेंज में लेकर आए। तो हम कह सकते हैं कि क्लाइंट में कंपनसेटेड एल्केलोसिस कंडीशन थी पहली वैल्यू के बिहाफ पर। सेकंड हम बात करते हैं PCO2 वैल्यू की। एबीजी रिपोर्ट में PCO2 का जो नॉर्मल लेवल होता है वो 35 से 45 mm ऑफ Hg के बीच में होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 35 से 45 के बीच में है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर जो लेवल दिया गया है वो 31 दिया गया है, जो कि नॉर्मल से कम है। नॉर्मल से कम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, इसका मतलब है कि क्लाइंट को रेस्पिरेटरी कंडीशन हुई थी। तो इस तरह से हमने इस आंसर को पता किया। आखिरी वैल्यू बाइकार्बोनेट की दे रखी है 21, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। नॉर्मल बाइकार्बोनेट का लेवल 21 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के बीच में होता है। ये चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, मिनोमोनिक है ROME। जब भी किसी क्लाइंट के अंदर कोई रेस्पिरेशन से रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी होती है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड एसिड बेस इम्बैलेंस होता है, तो वहां पर आपको ऑपोजिट वैल्यूज देखने को मिलती हैं। रेस्पिरेशन से रिलेटेड अगर कोई कंडीशन होती है जैसे कि यहाँ पर है, तो हमेशा आपको ऑपोजिट वैल्यू देखने को मिलती है। यहाँ पर देखिएगा पीएच जो था वो बढ़ा हुआ था और जो CO2 था वो डिक्रीज था। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन थी, रेस्पिरेटरी कंडीशन। R फॉर रेस्पिरेशन, O फॉर ऑपोजिट, यानी पीएच अगर बढ़ेगा तो CO2 घटेगा, पीएच कम होगा तो CO2 बढ़ेगा। तो ये ऑपोजिट कंडीशन होती है। और अगर बॉडी के अंदर किसी को भी मेटाबॉलिक कंडीशन होती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या एल्केलोसिस होता है, तो इसके अंदर इक्वल चेंजेस देखने को मिलते हैं। यानी पीएच अगर बढ़ेगी
तो बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा और पीएच अगर घटेगी तो बाइकार्बोनेट का लेवल घटेगा। इस ट्रिक को याद रखकर आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a clinic nurse is caring for a client with suspected diagnosis of gestational hypertension. The nurse assesses the client expecting to note which set of findings if gestational hypertension is present. अगर किसी क्लाइंट में गैस्टेशनल हाइपरटेंशन प्रेजेंट है तो उसमें आपको कौन सी फाइंडिंग्स देखने को मिलेंगी? एडिमा, कीटोन्यूरिया, ओबेसिटी, edema, tachycardia, ketonuria, elevated blood pressure and proteinuria, glycosuria, hypertension and obesity. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गैस्टेशनल हाइपरटेंशन होता क्या है। अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान अचानक हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है, तो हम इसे गैस्टेशनल हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। मोस्टली इन वुमेन को प्रेगनेंसी से पहले हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं थी और प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक भी हो जाती है। ये गैस्टेशनल हाइपरटेंशन है। और वुमेन में गैस्टेशनल हाइपरटेंशन होने पर उसका हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, ये बात तो आपको बिल्कुल समझ आ रही है। इसके अलावा इस वुमेन के अंदर आपको प्रोटीन्यूरिया भी देखने को मिलेगा, यानी यूरिन में प्रोटीन की प्रेजेंस देखने को मिलेगी, यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन का लॉस देखने को मिलेगा। ये दो फाइंडिंग्स आपको गैस्टेशनल हाइपरटेंशन की फीमेल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने अपकमिंग एम्स नॉरसेट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन। बेस्ट ऑफ लक।